अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैंसर हॉल मार्क्स क्या होते हैं? हमने स्टार्ट में डेफिनेशन पढ़ी थी कि एपिजेनेटिक और जेनेटिक मॉडिफिकेशन होती हैं विद इन अ सेल। तो विद इन कैंसर सेल, ठीक है, उसको हम कहते हैं हॉल मार्क्स ऑफ द कैंसर, जो कि एक उसकी करैक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसमें उसकी कौन कौन सी चेंजेस आएंगी उस कैंसर सेल में, एक एक सेल जो है ना जो है ना कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है, नॉर्मल सेल। तो पहले बात है सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल। जो नॉर्मल सेल्स होते हैं ना, उनको जब तक ग्रोथ सिग्नल दिया जाता है, कोई ग्रोथ फैक्टर या कोई हार्मोनल सिग्नल दिया जाता है, तब वो ग्रो करते हैं, तब उनकी ग्रोथ होती है, उनकी प्रोलिफरेशन, सेल साइकिल, सेल डिवीजन चलती है, अदरवाइज जो है नहीं चलती, ठीक है। इसमें क्या होगा, सेल्फ सफिशिएंसी होगी, इनको किसी ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ना ये खुद ब खुद ही जो है ना प्रोलिफरेट करते रहेंगे। आगे हम देखते जाएंगे कि ये कैसे कैसे हो रहा है। इनसेंसिटिविटी तो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल, जब नॉर्मल जो ग्रोथ हो रही होती है उसको जो है ना जिस हद तक हमें रिक्वायर है उससे ज़्यादा नहीं होने देते हैं हम, जो ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल से ग्रोथ को इनहिबिट कर देते हैं। इसमें ये जो कैंसर सेल होगा, इट इज़ इनसेंसिटिव टू द ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल्स। ये जो ना उसको इसके ऊपर जो है ना ग्रोथ इनहिबिटरी सिग्नल इफेक्ट नहीं करेंगे। ऑल्टर्ड सेलुलर मेटाबॉलिज्म, दूसरा क्या करेगा कि जो ना अपना मेटाबॉलिज्म अपने अंदर चेंज कर लेगा, जिसकी वजह से जो है ना इसको वो होगा, अपना जो है ना सर्वाइवल बढ़ा लेगा सेलुलर मेटाबॉलिज्म अल्टर करके। एवेयन ऑफ द एपोप्टोसिस, तो ऐसा होता है कि जो है ना जब सेल में डीएनए डैमेज बढ़ जाए ना, तो हम उसको एपोप्टोस कर देते हैं, ठीक है, या मिसफोल्डेड प्रोटीन बना रहा हो, लेकिन जो है ना ये एपोप्टोसिस से भी बच जाएगा। आगे है लिमिटलेस रेप्लिकेटिव पोटेंशियल, जब एपोप्टोसिस से बच जाएगा तब जो है ना बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट करेगा, इसका रेप्लिकेटिव पोटेंशियल जो है ना लिमिटलेस हो जाएगी, इमोर्टैलिटी अचीव कर लेगा। इसके बाद सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस, अब इमोर्टैलिटी इतने ज़्यादा ग्रोथ होगी तो उसके लिए ब्लड सप्लाई भी तो चाहिए, तो ये सस्टेन्ड एंजियोजेनेसिस जो है एंजियोजेनेसिस मुसलसल जो है इसमें बढ़ जाएगी और जो है ना काफ़ी इसमें जो है ना ब्लड वेसल, इसकी वास्कुलर ग्रोथ ज़्यादा हो जाएगी। इन्वेजन एंड द मेटास्टेसिस, जब ये सारी चीज़ें अटेन कर लेगा ना, उसमें सारी चीज़ें अटेन करने के बाद वो जो है ना दूसरे टिश्यूज़ को इन्वेड करेगा और फिर जो है ना वहाँ से मेटास्टाइज करके दूसरे हमारे बॉडी टिश्यूज़ को जाके इफेक्ट करेगा। वे ऑफ द इम्यून सर्वेलेंस, अब जब बाकी टिश्यूज़ में जाएगा तो हम जब हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिव हो जाएगा और उसको नॉर्मली जो है ना उसको ख़त्म करने की कोशिश करेगा, लेकिन ये जो कैंसर सेल्स है ये उससे भी इवेड कर देता है, ठीक है। वे ऑफ द इम्यून सर्वेलेंस ये है। अब पहले नंबर पे हम पढ़ लेते हैं सेल्फ सफिशिएंसी इन द ग्रोथ सिग्नल्स, ठीक है। तो ये एज सच मुझे खुद अच्छा नहीं लगता था, लेकिन जब मैंने नजीब को सुना ना तो मुझे अच्छा लगने लग गया। तो सेल्फ सफिशिएंसी द ग्रोथ सिग्नल्स में नॉर्मली ग्रोथ हमें अगर पता हो कि ऐसे हो रही है, तब हम बता सकते हैं कि जो इसमें सेल्फ सफिशिएंसी कैसे आ रही है, ठीक है। सेल्फ सफिशिएंसी तो यही है ना कि जो है ना उनको जीन्स में ना गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन आ गई है, जिसकी वजह से जो है ना उनको किसी ग्रोथ फैक्टर की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है, और ये खुद से स्टिमुलेट हो रहे हैं। तो नॉर्मल मैकेनिज्म क्या होता है कि एक ना ग्रोथ फैक्टर आता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, ठीक है, सब मेम्ब्रेन में। ये देखें, नॉर्मली ऐसा होता है कि ग्रोथ फैक्टर आता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है और वो ट्रांसड्यूसर प्रोटीन को एक्टिवेट कराता है। जो ट्रांसड्यूसर प्रोटीन होती है ना, उसने फर्दर फिर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को सिग्नल देने होते हैं न्यूक्लियस में, और फिर जो है ना उसने ट्रांसक्रिप्शन वगैरह को रेगुलेट करेगा और फिर ऑर्गेनेलिज वगैरह बनेंगी। फिर जो है ना वो बना के जो है ना सेल साइकिल प्रोग्रेशन होती है। आगे जो है ना अगले एस फेज़ में जाएगा। एस फेज़ के बाद जो है ना वो G2 फेज़ में जाके जो है ना क्या है कि एक एक हद तक जाएगी ये ग्रोथ, मतलब एक हद तक ये रेप्लिकेशन होगी, डिवीजन होगी, उसके बाद जो है ना नहीं होगी जब हमें ग्रोथ की ज़रूरत नहीं पड़ी, ठीक है। तो अब इसमें कैंसर सेल्स में क्या होता है कि इनको ग्रोथ फैक्टर ये ना खुद बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। जैसे एक ये न्यूक्लियस में जो है ना कोई जीन पड़ा हुआ था, ठीक है, ये डीएनए है, ठीक है, डीएनए में ना कोई जीन पड़ा हुआ था जिसने बनाना था ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ये है हमारा रिसेप्टर और यहाँ पे आके बाइंड करेगा कोई ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। और फिर जो है ना आगे ये है ना ट्रांसड्यूसर प्रोटीन है। तो अब क्या होता है कि जो ना ये जो कैंसर सेल्स है ना, ये अपना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाने लग जाते हैं। लाइक न्यूक्लियस से जब जो है ना ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर तो बनेगा और इस मेम्ब्रेन में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके साथ ही ग्रोथ फैक्टर भी बना देंगे। ग्रोथ फैक्टर और रिसेप्टर दोनों बनाएंगे। ग्रोथ फैक्टर इसके साथ बाइंड करेगा और फिर ट्रांसड्यूसर प्रोटीन को एक्टिवेट कराएगा और आगे इस ट्रांसड्यूसर प्रोटीन ने सिग्नल देने होते हैं दोबारा इसी न्यूक्लियस के पास, ठीक है, ठीक है। न्यूक्लियस के बाद जो है सिग्नल देती है, जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को एक्टिवेट कराती है, इस वजह से जो है ट्रांसलेशन होती है, एमआरएनए और प्रोटीन ज़्यादा बनेगी, ठीक है। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये है कि जो है ना ये माइक्रो एनवायरनमेंट में जो सेल्स पड़े हुए हैं ना हमारे इधर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में,
उन स्ट्रोमल सेल्स को ये ना सिग्नल देते हैं कि तुम लोग भी हमारे लिए ग्रोथ फैक्टर बनाओ। वो ग्रोथ फैक्टर जब रिलीज़ करते हैं तब जो है ना यही काम होता है, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल बताई हुई है ना बुक में, वो बताई हुई है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर वगैरह की बताई हुई है और ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा की बताई हुई है, ठीक है। ये हो गया। अब जो है ना ये इन्होंने बताया था सिर्फ ग्रोथ फैक्टर्स का। मैंने बताया कि ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स जो ना इंसर्ट हुए हुए होते हैं, वो तो नॉर्मली बना रहा होता है ना सेल, लेकिन ये सेल्स जो है ना ग्रोथ फैक्टर खुद बनाने लग जाएंगे या फिर ईसीएम में जो सेल्स पड़े हैं उनको एक्टिवेट करा के जो है ना ग्रोथ फैक्टर्स बनवाएंगे। तो ये ग्रोथ फैक्टर की बात हो गई। आगे ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स की बात, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स इसमें क्या हो जाते हैं कि वो या तो म्यूटेट हो जाते हैं या फिर जो है ना ओवर एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। कोई म्यूटेशन, पॉइंट म्यूटेशन हुई, कोई ट्रांसलोकेशन की वजह से हुई या फिर एम्पलीफिकेशन की वजह से, इन तीनों म्यूटेशन में से कोई एक म्यूटेशन हुई, इसकी वजह से ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जो है ना म्यूटेट हो गया, कोई फैक्टर आके बाइंड नहीं किया, खुद ब खुद ही जो है ना वो ओवर एक्सप्रेशन उनकी स्टार्ट हो गई। इनमें जो है एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर की एग्जाम्पल बताई हुई है। उसमें ERBB1 है जो कि स्क्वैमस सेल लंग कार्सिनोमा ग्लायोब्लास्टोमा वगैरह में जो है इंक्रीज होता है। HER2 जो है 23% ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर। इसके अलावा लंग कार्सिनोमा और जो है स्टमक और सलाइवरी ग्लैंड के कार्सिनोमा भी होता है। दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ग्रोथ फैक्टर है ना, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर, उसके साथ नीचे मैंने बताया कि था इनने जो है ना इनकी टायरोसिन काइनेज जो है ना एक्टिविटी होती है, ठीक है। इनकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी होती है, ये ट्रांसड्यूसर प्रोटीन को एक्टिवेट कराते हैं और फिर उसने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स और जो है उससे आगे काम चलाना होता है। तो ऐसा हो जाए कि जो है टायरोसिन काइनेज की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो मतलब म्यूटेंट हो जाए तो उसकी वजह से जो प्रोटीन बने ना, कोई जीन रीएनिमेंट वगैरह की वजह से, तो जो प्रोटीन बनेगी वो म्यूटेंट बनेगी और फिर जो है ना जो सिग्नल्स होंगे वो आगे जो है ना खुद ब खुद ही जाते जाएंगे ग्रोथ फैक्टर के बगैर। आगे डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन में रास है, ABL है, ठीक है। इसके अलावा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसेस वगैरह है। इसमें पहले नंबर पे है रास। रास जो है मोस्ट कॉमनली म्यूटेटेड होता है हमारे ह्यूमन कैंसर्स में, ठीक है। तो ये क्या है कि रास एक सिग्नल डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन है, ठीक है। जैसे ट्रांसड्यूसर मैंने प्रोटीन बताई थी ना, ये वैसी है रास और ABL, ठीक है। तो क्या होता है कि जो है ना रास का ना इसमें पॉइंट म्यूटेशन वगैरह हो जाती है, ठीक है। जिसकी वजह से जो है ना ये म्यूटेट हो जाती है, या इसके अलावा जो है ना ट्रांसलोकेशन भी है, उसकी वजह से भी म्यूटेशन होती है। वो हम पढ़ते हैं कैसे। अब जो रास होती है ना नॉर्मली ये जो है ना एक्टिव इनएक्टिव स्टेट की तरह फ्लिप कर रही होती है। लाइक इसके ऊपर ना GTP जब बाइंड करता है ना तो इसके पास एनर्जी आ जाती है और ये एक्टिव हो जाती है, ठीक है। ठीक है, ये GTP बाइंड किया और ये एक्टिव हो गई। और इसमें ताकि ज़्यादा एक्टिव ना हो, इसकी ज़्यादा एक्टिविटी को इनहिबिट करने के लिए क्या होता है, GTPase बड़े होते हैं हमारे सेल के अंदर, जो कि क्या करते हैं, इसको GTP को हाइड्रोलाइज करते हैं और ये वापस जो है ना इनएक्टिव स्टेट में आ जाती है और इस वजह से ग्रोथ जो है ना बहुत ज़्यादा नहीं होती, ठीक है। तो ऐसा हो कि अगर जो है ना तो जब रास ये एक्टिव होती है ना तो ये रास ने क्या करना है, नीचे से सिग्नलिंग पाथवे जो को इनिशिएट करना है। PI3 काइनेज पाथवे है, ये भी RF पाथवे है। RF पाथवे से मैप काइनेज बनेगा और इससे जो है ना फर्दर AKT और MTOR, इससे फर्दर क्या होगा, अल्टीमेटली हमने इन सारे डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन से हमने ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को इनिशिएट कराना है। ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेट हो गई, फिर जो है ना माइक प्रोटीन बनेगी और ना सेल साइकिल प्रोग्रेशन होगी, ठीक है। तो अब इसमें क्या होता है कि रास जो है ना इसमें ऐसा हो कि जो इसका GTP बाइंडिंग पॉकेट है, ठीक है, ये जो रास के ऊपर लगा हुआ है पॉकेट जिसके ऊपर आके GTP बाइंड कर रहा है, इसमें कोई म्यूटेशन आ जाए या फिर जो है ना उस एंजाइम में म्यूटेशन आ जाए जो GTP की हाइड्रोलिसिस करा रहा है, मतलब GTPase की म्यूटेशन हो या फिर इसकी अपनी पॉकेट की म्यूटेशन हो, इन दोनों म्यूटेशन की वजह से जो है ना क्या होता है, ये रास जो है म्यूटेट होती है और फिर जो है ना कैंसर की डेवलपमेंट होगी। तो ये जो है ना ये दो लाइनें जो है ना कर लेनी है, ये जो हाईलाइटेड ये भी है, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि जो GTPase है, GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन जो कि GTPase को एक्टिवेट करा रहा है, उसमें क्या हुई है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हुई है जिसकी वजह से उसका फंक्शन कम हो गया और जो है ना इसके साथ GTP जो है ना ज़्यादा बाइंड कर रहा है रास के साथ और जो है ना ये बहुत ज़्यादा एक्टिव है और जो है डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग प्रोटीन्स को जो है ना डाउनस्ट्रीम सिग्नल ज़्यादा भेज रही है और जो है ना एक्टिवेट ट्रांसक्रिप्शन वगैरह हो रही है, ठीक है। इसमें एक एग्जांपल बताई हुई है, न्यूरोफिब्रोमिन NF1 जो है ना म्यूटेटर होती है, ठीक है। ये एक जो है ना गैप है लाइक GTPase एक्टिवेटिंग प्रोटीन। इसके अलावा P10 भी है ना एक गैप है, इस ये जो है ना म्यूटेट होती है। तो इनकी एग्जाम्पल बताई हुई है, कोई बस देख लेनी है आपने। इसके बाद जो है ना ABL है, ABL जैसे इसको था ना इसकी टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी थी और एक रिसेप्टर था, ठीक है। जबकि इसमें ABL की बात करें तो ये नॉन रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज है, इसका कोई रिसेप्टर होता ही नहीं है सिरे से, ठीक है। सिर्फ ना अंदर कोई रेगुलेटरी डोमेन होती है जो कि इसको रेगुलेट कर रही होती है और इसकी मतलब इससे डाउन स्ट्रीम सिग्नलिंग जो इंक्रीज़ करानी है या कम करानी है तो उसी के
उसी के लिहाज से जो है ना वो ये इसको रेगुलेट कर रही होती है। इसका कोई रिसेप्टर नहीं होता, ठीक है। ABL ये प्रोटोन को प्रोटीन हो गई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मैंने पीछे बताया था उसमें ट्रांसलोकेशन में, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकीमिया में ABL का कुछ पार्ट जो है ट्रांसलोकेट करता है क्रोमोसोम नंबर 9 टू क्रोमोसोम नंबर 22 पे, जहाँ पे BCR पड़ा हुआ है, ब्रेक पॉइंट क्लस्टर रीजन पड़ा हुआ है, वहाँ पे जो है ना ये ट्रांसलोकेट कर जाता है। ये वहाँ पे ट्रांसलोकेट कर जाता है ना, तो वो दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, फ्यूजन जीन प्रोड्यूस होते हैं, उससे जो है ना हाइब्रिड प्रोटीन प्रोड्यूस होगी और उसको हम चिमेरिक प्रोटीन कहते हैं। और उसके वो जो है ना एक जो है ना उसको जो डाउनस्ट्रीम सिग्नलिंग है उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है। ये पहले पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। तो हम टारगेट थेरेपी के जरिए हमने इसको वो कर सकते हैं, क्योंकि इसका कोई रिसेप्टर तो है नहीं, तो रिसेप्टर को नहीं करना। जो सिर्फ BCR ABL का ही नहीं है, हम इसको इनहिबिट करके ना हम ट्यूमर से जो है ना वो कर सकते हैं, बच सकते हैं, लाइक बचनी क्या थेरेपी अपनी कर सकते हैं। तो उसमें ड्रग जो है ना इमातिनिब मिसाइलेट या ग्लीविक है, जो कि इसको BCR ABL को जाके जो है ना टारगेट करती है डायरेक्टली इसको, और फिर जो है ना वो डाउन सिग्नल नहीं होता, ग्रोथ जो है इनहिबिट हो जाती है, ठीक है। और ये BCR ABL सिग्नल इसको हम कहते हैं कि सेंट्रल हॉज पोल है, जिसके अराउंड जो है ना ट्रांसफॉर्म्ड स्टेट इज़ बिल्ट के, और इसको जो है ना ऑन्कोजेनिक एडिक्शन भी कहते हैं, कि जो है ना पूरा सेल जो है ना पूरा ट्यूमर जो है ना उसी एक सिंगल मॉलिक्यूल की जो है ना उस पर सिग्नलिंग पे डिपेंडेंट होता है, कि तुम मुझे सिग्नल दो तो मैं आगे जो है ना अपनी प्रोटीन्स वगैरह ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स फैक्टर्स को इनिशिएट करा के ट्रांसक्रिप्शन प्रोटीन्स बना के जो है ना आगे अपना काम करूँ, ठीक है।